कल हमारे देश में हर घर का बजट जो आने वाला है, ये बजट जारी तो देश की संसद से होगा, लेकिन इसका असर भारत के हर हिस्से, हर गांव, हर शहर, हर एक व्यक्ति, हर एक महिला, हर एक किसान यानी कि सभी पर देखने को मिलेगा। इस बजट को लेकर सभी की अपनी अपनी विश लिस्ट तैयार है। ऐसे में सबसे पहले हम आपको कल पेश होने वाले बजट के लिए करेंगे तैयार और बजट में कल होने वाली घोषणाओं को लेकर खास भविष्यवाणियां भी करेंगे, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या टैक्स पेयर्स को अब कोई राहत मिलेगी या नहीं। छोटे मझोले उद्योग भी बजट से राहत की आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में आज बजट से पहले भावी बजट का एक ईसीजी टेस्ट करेंगे। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 का पहला बजट कल यानी कि 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में इसे पेश करेंगी और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 24 घंटे पहले ही कल पेश होने वाले बजट को लेकर एक हिंट दे दी है। उन्होंने ये बताया कि ये एक मजबूत बजट होगा जो कि साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में पेश करने पर केंद्रित रहने वाला है। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। कल पेश होने वाले बजट से सैलरीड क्लास को बड़ी उम्मीदें हैं। नौकरी पेशा वर्ग आस लगाए बैठा है कि वित्त मंत्री के पिटारे से इनकम टैक्स के मोर्चे पर बड़ा ऐलान हो सकता है। एनपीएस को लेकर भी वित्त मंत्री की तरफ से एक बेहतर अनाउंसमेंट की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में सरकार की मंशा और इशारों से बजट 2024 की भविष्यवाणी ये कहती है कि टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। इसके अलावा टैक्स स्लैब में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। न्यू इनकम टैक्स रिजीम को बजट 2020 में पेश किया गया था। मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के बीच इसे पॉपुलर बनाने के लिए बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजीम को दुरुस्त किया गया। फिर न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाया गया और सरकार अब न्यू टैक्स रिजीम का दायरा बढ़ाना चाहती है। न्यू टैक्स रिजीम को और ज्यादा आकर्षक, अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें बदलाव भी देखने मिलने की पूरी संभावना है। इनकम टैक्स रिजीम में जिन बदलावों की उम्मीद टैक्स पेयर कर सकते हैं, आइए वो भी एक बार देख लेते हैं। पहला ये कि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरा, न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में इजाफा हो सकता है। तीसरा, न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। सैलरीड क्लास को बजट 2024 में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी किए जाने की उम्मीद है। फिलहाल न्यू और ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक फ्लैट डिडक्शन होता है जिसे सैलरीड इंडिविजुअल्स बिना किसी प्रूफ के क्लेम कर सकते हैं। अब इस स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए जाने की संभावना है। न्यू इनकम टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने बजट 2023 में न्यू इनकम टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया था। उम्मीद यह की जा रही है कि सरकार बजट 2024 में
बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को 50,000 रुपए और बढ़ाकर इसे 3.5 लाख रुपए कर सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक भी किया जा सकता है। आम करदाता को, टैक्स पेयर को रिलीफ मिलने की कल बहुत संभावना है। आम करदाता के लिए इनकम टैक्स की छूट बढ़ सकती है क्योंकि सरकार के पास इस समय पहले से अच्छी पोजीशन है। सरकार को एक तो इस साल आरबीआई से बहुत अच्छा डिविडेंड मिला है 2.1 लाख करोड़ का। साथ ही साथ जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है। एक एग्जांपल दूं, अप्रैल 2024 में 2.1 लाख करोड़ का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन हुआ। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी अच्छा है, फॉरेन रेमिटेंसेस अच्छी हैं। तो सरकार के पास इस समय धन है लोगों को कुछ हद तक खुश करने के लिए। बजट एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है चमड़े का बैग, और इस बजट का राष्ट्रव्यापी जिक्र साल में एक बार जरूर होता है जब पूरे देश की नजरें इस बजट पर टिकी होती हैं, क्योंकि इसी बजट से आपके घर का बजट मॉडिफाई होता है। लेकिन इस साल चुनावों के चलते बजट शब्द का जिक्र देश में इस साल दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले 1 फरवरी को ही देश का इंटरिम बजट पेश किया गया था, और क्योंकि सरकार बदलनी थी, अब चुनावों के बाद सरकार वही है तो पूर्णकालिक बजट अपना वो लेकर आ रही है। इस बजट में सरकार लोगों की कौन कौन सी विशलिस्ट की डिलीवरी कर सकती है, आइए वो भी आपको समझा देते हैं। जैसे कि सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज जिसकी घोषणा कर सकती है, यानी कि इसके मुफ्त इलाज के लिए अब कोई शर्त नहीं रहेगी। इनकम, पेंशन, बैंक बैलेंस, जमीन या फिर पुरानी बीमारियों के आधार पर किसी भी बुजुर्ग को इस योजना के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकेगा। और आप ध्यान रखिए, हमारे देश में 70 साल से ज्यादा की उम्र के करीब 4 करोड़ लोग हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको इस बात की, इस चिंता से मुक्ति इस घोषणा के साथ मिल सकती है। दूसरी चर्चा क्या है? दूसरी चर्चा है किसान सम्मान निधि को लेकर। इस योजना के तहत सरकार अभी किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किश्त, यानी कि कुल मिलाकर साल में 6,000 रुपए दे देती है। अब सरकार ये रकम 8,000 रुपए कर सकती है। अभी फिलहाल देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, और केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी साल 2018 में। अब आ जाते हैं सेक्शन 80D पर। सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले प्रीमियम पर टैक्स छूट को 2 गुना यानी कि डबल किया जा सकता है। अभी क्या है, 80D के तहत पति पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सालाना 25,000 रुपए तक के प्रीमियम पर ही टैक्स की छूट मिलती है। अब यह बढ़कर 50,000 तक हो सकती है। फिर सरकार अटल पेंशन योजना में मिलने वाली पेंशन को 2 गुना कर सकती है। फिलहाल इस योजना के तहत मिलने वाली जो पेंशन की राशि है वो है 5,000 रुपए, जिसे 2 गुना करने पर बढ़ाकर 10,000 रुपए तक किया जा सकता है। अब ये वो विश लिस्ट है जो डिलीवर हो सकती है। इसके अलावा जनता बजट से क्या उम्मीद लगा रही है, आइए एक बार जनता को भी सुन लेते हैं। हर एक वर्ग को सूटेबल बजट होना चाहिए, सबके पॉकेट में के सूटेबल होना चाहिए, और जो भी मोशन में हर साल जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है बजट में, गवर्नमेंट के पास वही एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम कि भाई 7.5 लाख रुपया दिया है उसमें थोड़ी रियासत दे दे, सीनियर सिटीजन को थोड़ा फायदा दे दे, और जो स्टूडेंट वगैरह को जो है उसमें भी उसको कुछ बेनिफिट दे दे कि जिसके लिए पेरेंट्स वगैरह को उसके लिए थोड़ा बेनिफिट पॉकेट में मिल जाए। सब टैक्स कम हो जाए, दूध का भाव कम जो है, घी का भाव कम जो है, सब्जी के ज्यादा भाव बढ़ जाता है। देखा कोई रिचार्ज से, कोई मोबाइल का रिचार्ज वो भी बढ़ जाता है, बार बार बढ़ता है। वो भी सब यूज के लिए होता है ना, सबके लिए। वो तो मेन वस्तु है, इसके लिए सब देश में क्या चलता है उसको देखना पड़ता है, तो उसका भी भाव बढ़ जाता है सबका। बजट से किसान को तो उम्मीदें तो खूब है, लेकिन सरकार देगी जब ना, है ना। उसके बाद जो हैंडीकैप सोल्जर्स हैं उनको भी अच्छी, उसकी विधवाओं को भी अच्छी पेंशन देनी चाहिए,
क्योंकि हैंडीकैप की पेंशन बहुत लो हैं। उसके बाद जो सांसदों की, एमएलए, एमपीज की, इनकी जो पेंशन्स हैं वो एक करनी चाहिए। मोदी जी जो हैं वो आम आदमी का ध्यान रखते हैं और इस कारण से जैसे मिडिल क्लास को रिलीफ मिला था और आगे भी मिलता जा रहा है। इसके अलावा जैसे OROP की आ गया, पेंशन डिविजन आ गई, तो सरकारी एम्प्लॉइज को या जो इनकम टैक्स देने वाले हैं उनको रिलीफ मिडिल क्लास वालों को कम से कम ज़रूर मिलेगा और वो 5 लाख तक की लिमिट होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सरकार इस पर ज़रूर विचार करेगी। सरकार जब भी बजट पेश करती है तो उसके केंद्र में यानी कि सेंटर में होता है जमा और खर्च, यानी कि सरकार के पास कितना पैसा जमा है और कितना खर्च किया जा सकता है। यहां पर एक बात पर जरूर गौर करिएगा कि सरकार किसी कंपनी की तरह मुनाफा नहीं कमाती है। उसका काम होता है योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के जरिए लोगों का भला करना। इसके लिए सरकार पहले अपने खर्च का अनुमान लगाती है और इसके बाद खर्च के हिसाब से पैसा जुटाती है और इसीलिए सरकार के जुटाए हुए पैसों को कमाई नहीं बल्कि जमा कह सकते हैं। यानी कि सरकार के हिसाब किताब के मोटे तौर पर 2 हिस्से होते हैं, एक होता है जमा और दूसरा होता है खर्च। यहां पर जमा और खर्च भी 2 तरीके के होते हैं। सरकार का जमा क्या होता है? पहला होता है उसका कैपिटल जमा, जो कि आमतौर पर एक बार होता है, यानी कि नियमित नहीं होता, जैसे कि कर्ज, सरकारी कंपनीज को बेचना, सरकारी लोन की वसूली करना। दूसरा सरकार के जमा में क्या आता है? रेवेन्यू जमा, जो कि बार बार यानी कि नियमित रूप से होता है, जैसे कि आयकर, सरकारी कंपनीज के प्रॉफिट से मिलने वाला हिस्सा इस जमा का हिस्सा होता है। अब आ जाते हैं सरकार के खर्च पर। सरकार का खर्च क्या है? पहला है कैपिटल खर्च, यानी कि कैपिटल खर्च जो कि एक बार होता है और उससे लंबे समय तक लाभ मिलता है, यानी कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट उससे मिलता है, जैसे कि एयरपोर्ट बना दिए, हाईवेज बना दिए, पुल तैयार कर दिए, अस्पताल आदि, ये सब कुछ तैयार करवा दिया, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा धीमे धीमे। दूसरा क्या है? रेवेन्यू खर्च, जो कि बार बार नियमित रूप से होता है। ये सरकार चलाने के काम में आता है, जैसे कि कर्मचारियों की सैलरी, कर्मचारियों की पेंशन, सब्सिडी, साथ ही सरकारी दफ्तरों का खर्च आदि इसमें शामिल रहता है। अब खर्च तो हमें बजट में मालूम ही चल जाएगा। मतलब यह है कि सरकार किस योजना के लिए कितना बजट पास कर रही है, किस क्षेत्र में कितना पैसा लगा रही है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल यह है कि जमा आखिर आता कहां से है? आपके मन में यह सवाल जरूर होगा, यानी कि बजट में एलोकेट होने वाला पैसा कहां से जमा होता है। ये एक पाई चार्ट आपके सामने है। इस पाई चार्ट में परसेंटेज के तौर पर हमने आपको ये बता दिया है, जो कि MOSPI की सोर्स के हिसाब से है कि पैसा आता कहां से है। यानी जमा और खर्च के हिसाब को अगर हम देखें तो ये समझ आता है कि सरकार के पास जो ज्यादातर पैसा है, यानी कि 28% जो आप ग्रीन कलर में देखेंगे, वो हाईएस्ट है। ये कहां से आता है? कर्ज से आता है, यानी कि लोन से आता है। अब इसके बाद आ जाइए सेकंड नंबर पर, जो आपको रेड में नजर आएगा, डार्क रेड में, ब्लड रेड में नजर आएगा, वो है आयकर का हिस्सा, जो होता है 19%। ये 19% का पैसा आयकर से आता है सरकार के पास। अब आ जाइए तीसरे नंबर पर, जो कि कलेक्शन के मामले में बहुत शानदार हुआ है, जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, पर्पल कलर में आपको नजर आएगा, यानी कि GST। GST कितना है? 18% का GST है। अब इसके बाद आ जाइए आप गैर टैक्स प्राप्तियां, जो कि 7% है, जो कि आपको ब्लू कलर में नजर आएगा, यानी कि जो नॉन टैक्स रिसीवेबल्स होते हैं वो 7% होते हैं। अब इसके बाद आ जाइए आप GST के बाद जिसका नंबर आता है 17% पे, वो है कॉर्पोरेशन टैक्स, जो कि आपको डार्क रेड कलर में नजर आएगा। कॉर्पोरेशन टैक्स का हिस्सा होता है 17% का, जो कि पैसा सरकार के पास पहुंचता है। अब जो सीमा शुल्क लगता है, जो आपको येलो कलर में नजर आएगा, वो है 4% का, ये है सीमा शुल्क। अब इसके बाद आ जाइए उत्पाद शुल्क की तरफ, जो कि आपको ग्रे, डार्क ग्रे जोन में नजर आएगा, वो है 5% का। अब इसके बाद लाइटर ग्रे पोर्शन जो आप देखेंगे, अदर्स को हम काउंट करते हैं 2% का,
यानी आप उधर ग्रीन से शुरू करके लाइट ग्रे तक आ जाइए। 28%, 19, 18%, 7%, 17%, 4%, 5%, 2%। ये MOSPI की सॉस के हवाले से जो ये बताया गया कि जो बजट सरकार पेश करेगी वो पैसा कहां से आएगा, इन्हीं सब से आएगा। यानी कि ये वो मेन सोर्सेज हैं, स्रोत हैं जिससे सरकार के पास बजट के लिए पैसा आता है और यही पैसा बजट के रूप में घूमकर वापस जनता के पास चला जाता है। और ये कहां जाता है? ये जाता है योजनाओं के जरिए, यानी कि जो सरकार हम लोगों के लिए योजनाएं चलाती है, ये पैसा उसमें जाता है जिसके प्रावधान बजट में शामिल किए जाते हैं, जो ऐलान बजट में किए जाते हैं। अब चुनावों से पहले 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश किया गया था। उस वक्त पेश किए गए बजट में जो सबसे ज्यादा पैसा केंद्र सरकार ने राशन के लिए दे दिया था, यानी कि अंतरिम बजट में गरीब वर्ग को नमो केयर दी गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके लिए लगभग 2.05 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए थे इंटरिम बजट में। फिर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए अंतरिम बजट में 1.68 लाख करोड़ रुपए दे दिए गए थे। फिर यूरिया सब्सिडी जो कि किसानों को फायदा पहुंचाती है, उसके लिए 1.19 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। फिर सड़क निर्माण कार्य के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स को बेहतर करना है, तो 1.09 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए रखा गया। फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिससे मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है, उसके लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए। और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथ से चाबी सौंपी है गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और इसके लिए 80.67 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान इंटरिम बजट में शामिल किया गया। यानी कि ये वो बड़े ऐलान थे, वो फैक्टर्स थे जिसके आधार पर आप भी जो कल पेश होने वाला बजट है उसकी भविष्यवाणी वाला विश्लेषण कर सकते हैं, क्योंकि यही वो महत्वपूर्ण पॉइंटर्स हैं जिसके जरिए कल पेश होने वाले बजट को स्कैन किया जा सकता है, उसका एक खाका नजर आता है। यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर जो हिंट दी है वो दूरगामी है और उसमें विकसित भारत का विजन छिपा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि यह बजट विकसित राष्ट्र के रूप में पेश करने पर सेंट्रिक रहने वाला है। अपने आप में बहुत कुछ कहता है प्रधानमंत्री का यह वाक्य जो बताता है विजन ऑफ 2047।